केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और हमने पढ़ा था कि उसके पोस्टुलेट्स क्या थे, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या थे, और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या थे। क्या डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के? उसने ये कहा था कि एटम जो है एक जगह स्टेबल वो नहीं है। नहीं, एटम जो है कंटिन्यूसली जो है मूव करता रहता है। एटम थोड़ी मूव करता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली जो है एनर्जी अपनी मूव करता रहता है, तो उसकी जो है वो अब एनर्जी यूज होती है उसकी, और वो जो है गिरता नहीं है न्यूक्लियस के अंदर। और दूसरा के जो है जब वो कंटिन्यूसली मूव करे तो उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूसली नहीं, उसका जो है लाइन स्पेक्ट्रम बनता। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने सबसे पहला एटम का स्ट्रक्चर दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, एटॉमिक मॉडल बनाया जिसमें डिफेक्ट्स निकल कर आए। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, क्योंकि जब तक आपके मॉडल में डिफेक्ट निकलते चले जाएंगे उस वक्त तक आपका मॉडल एक्सेप्ट नहीं होगा, कोई लॉ नहीं बन सकता, आप वो वेरीफाई नहीं होगा। तो नील बोर रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें जो 2 डिफेक्ट थे, तो एक और साइंटिस्ट आया नील बोर, उसे 1913 में नील बोर ने अपना नया एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, अनदर एटॉमिक मॉडल दिया। उसमें उसका मॉडल डिफरेंट था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। किस सेंस में डिफरेंट था? 2 सेंस में। उसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को रिमूव कर दिया पहला, बोला ये बात ही गलत है जो उसने बोली है। नील बोर ने ये बोला है, हाँ उसने बोला सारी बातें गलत है। सर आपने यहाँ पे कहा ना कि रिमूव द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो उसने यहाँ पे ये बोला कि जो रदरफोर्ड से जितना भी ऑब्जर्व वगैरह किया था, जितनी उसकी कॉन्फिडेंस थी वो सब गलत है। सब गलत है, उसने बोला सब पढ़ा दो, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो उसने नील बोर ने बोला, लेकिन आपको ये याद करना था कि आपको पता होगा क्या पहला मॉडल क्या बना था, उसमें क्या डिफेक्ट थी, पहले मॉडल के पोस्टुलेट क्या थे, उस साइंटिस्ट कौन था। अब जो पहला काम करता है वो तो पाइंटर कहलाएगा ना, वो 4 बातें तो सही ना करे, गलत, लेकिन कुछ तो उसने बताया ना, कुछ तो बातें बताई उसने कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, कुछ तो बातें बताई उसने। तो नील बोर आया, उसने बोला भाई रदरफोर्ड का मॉडल को रिमूव कर दिया, और दूसरा उसने ये बताया स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। उसने बताया कि उसने बोला कि हमने क्या बोला था कि डिफेक्ट में था कि लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम बनता है, इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी इमिट हो रही होती है उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो उसने ये काफ़ी हद तक बताने में कामयाब हो गया कि हाँ लाइन स्पेक्ट्रम ही बनता है। नील बोर के मॉडल ने बता दिया कि हाँ लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता। अब नील बोर ने जो अपना जो मॉडल बताया, उस मॉडल के नील बोर के मॉडल के पोस्टुलेट के कौन कौन से वो हम देख रहे हैं। नील बोर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट हम देख रहे हैं। नील बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए जो मॉडल बताया, उसने जो प्रपोज किया, जो तजवीज़ दी कि भाई ये इस तरह होना, मेरे ख्याल में इस तरह होता है, इस तरह होता है, क्या उसके पोस्टुलेट से नील बोर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, एटॉमिक मॉडल बताया, उसमें उसके पोस्टुलेट नंबर 1 क्या थे? द एटम हैज़ फिक्स ऑर्बिट इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। उसने नील बोर ने ये बोला, उसके पोस्टुलेट पहले ये थे कि एटम के अंदर जो होता है फिक्स ऑर्बिट होते हैं, जैसे ये शो हो रहा है, पहला ऑर्बिट, ये किसी चीज़ का एटम है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का एटम ले लो या किसी भी एलिमेंट का एटम है, पहला ऑर्बिट फिक्स होगा, दूसरा ऑर्बिट फिक्स होगा, तीसरा ऑर्बिट फिक्स होगा। नील बोर ने ये बोला कि ऑर्बिट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, और इस ऑर्बिट के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, किसके अराउंड? पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है। ये उसने अपने पोस्टुलेट का पहला पॉइंट था उसका। नील बोर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट का पहला पॉइंट क्या था कि जो ऑर्बिट जो होते हैं, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, नेगेटिवली चार्ज है,
हाँ उसने ये बोला था, तो उसने तो वो पॉइंट में निकाल लिए। जो देखो एक साइंटिस्ट रिसर्च करता है ना, एक चीज़ पर पहुँचता है, उसमें तो फिर आदमी वो चीज़ अपने दूसरा साइंटिस्ट उसी चीज़ को लेके आगे चलता है ना। तो उसको भी मिटा दिया। मतलब सर उसने बोला अब नए सिरे से दोबारा मैं एक बना के दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, इसको फॉलो करो, ठीक है ना। उसने बोला भाई कि पहला ये है कि एटम जो है वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। ये कह लेगा पहला ऑर्बिट फिक्स है, दूसरा ऑर्बिट ये फिक्स है, तीसरा ऑर्बिट ये फिक्स है, तो तीसरा करके और भी जितने भी ऑर्बिट आते जाएंगे फिक्स ऑर्बिट होते हैं। ये पहला नंबर 1। नंबर 2, दीज ऑर्बिट possess certain amount of energy which are called shells and named KLM। उसने कहा ये जो ऑर्बिट होते हैं, हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट पे मौजूद है, देखो पहले ऑर्बिट कहाँ पर होता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से फौरन बाद जब ऑर्बिट आएगा वो कहलाएगा पहला ऑर्बिट, उसके बाद दूसरा ऑर्बिट, उसके बाद तीसरा ऑर्बिट। तो उसका दूसरा पॉइंट ये था, उसने कहा ये जो ऑर्बिट है इनमें जो है इनकी एनर्जी, हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी फिक्स होती है। पहले ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और होगी, दूसरे ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होगी, तीसरे ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होगी। हाँ, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट की अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ठीक है। ये उसने बोला दीज ऑर्बिट possess सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये ऑर्बिट जो है सर्टेन ऑफ एनर्जी रखते हैं, मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट पर मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहलाएगी उस ऑर्बिट की एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी होगी ना, तभी तो मूव कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहलाएगी उस ऑर्बिट की एनर्जी। इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहलाएगी दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन की या सारे इलेक्ट्रॉन की? जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट की अपनी एनर्जी, जो उसको ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट की भी एनर्जी फिर इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी। नहीं, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की बेसिक एनर्जी होती है। सारी एनर्जी का मिक्सचर एक ऑर्बिट की एनर्जी होती है। नहीं, मिक्सर होती है, हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी अलग होती है। फर्स्ट ऑर्बिट, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, इसकी एनर्जी कुछ और होगी। फर्स्ट ऑर्बिट में जैसे 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मिक्सचर होता है। नहीं, एक होल, हाँ, तमाम चारों की इलेक्ट्रॉन का होल पूरा एक एनर्जी फिक्स होगी, ठीक है। तो उसने ये बोला हर ऑर्बिट की अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट पर्टिकुलर एनर्जी रखता है। तो आप इसका मतलब है कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और होगी, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और, एनर्जी डिफरेंट होगी। तीसरा पॉइंट उसने क्या बोला, अच्छा दूसरा बदीते क्या बोला, उसने ऑर्बिट को नाम दिया शेल। इसको बोला इसका आप ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो, और स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले ऑर्बिट का नाम दिया उसने के, बोला पहले ऑर्बिट का नाम होता है के, दूसरे ऑर्बिट का नाम होता है एल। के से स्टार्ट किया, ABCD से स्टार्ट नहीं किया, उसने के से स्टार्ट किया। उसने पहले ऑर्बिट का नाम रखा के, और ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है, शेल। ऑर्बिट कहो या शेल कहो, एक ही बात है, ऑर्बिट कहो या शेल कहो। पहले ऑर्बिट का नाम दिया होता है के, दूसरे ऑर्बिट का नाम दे दिया एल, तीसरे ऑर्बिट का नाम दे दिया एम, चौथे का नाम क्या होगा एन, पांचवें का नाम क्या होगा ओ, इस तरह चलेगा। पहला ऑर्बिट कौन सा होता है, जो न्यूक्लियस से करीब होता है, जो न्यूक्लियस से सबसे करीब होगा वो पहला ऑर्बिट होगा। आउटर मोस्ट है इनर मोस्ट। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के करीब सबसे पहले, सब न्यूक्लियस से करीब जो ऑर्बिट होगा वो सबसे पहला ऑर्बिट होगा, और उस ऑर्बिट का क्या नाम होगा के। उसके बाद जो अगला ऑर्बिट होगा उसका क्या नाम होगा एल, ठीक है, याद रखना। पहले ऑर्बिट का नाम के, उसके बाद इस तरह से के से स्टार्ट हो रहा है, और उस ऑर्बिट का उसने नाम क्या दिया शेल। ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो। तीसरा पॉइंट, द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर n equal to 1 2 3 known as quantum number. This quantum number range start from nucleus side where n equal to 1 is the lowest energy level. अब उसने बोला कि एनर्जी का लेवल है, उसने बोला पहले ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और होगी, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और होगी, तो एनर्जी को उसने लेवल बना दिया। मुझे बोला सबसे पहला ऑर्बिट जो है, सबसे पहला ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी का लेवल कहलाएगा n इज इक्वल टू 1। n शो कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, n की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब कौन से ऑर्बिट में खड़े हैं आप, पहले ऑर्बिट में खड़े हैं। n की वैल्यू 2 है तो कौन से ऑर्बिट में खड़े हैं आप, दूसरे ऑर्बिट में खड़े हैं। उसे के भी कह सकते हैं और 1 भी कह सकते हैं।
नहीं, वन तो के तो उसका नाम है ना, के तो ऑर्बिट का नाम है। एनर्जी का लेवल बताया उसने, एनर्जी लेवल्स को जाहिर क्या, एनर्जी एन की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो हम कहलाएंगे उसका एनर्जी लेवल। अच्छा, एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू 1 का मतलब आप पहले ऑर्बिट में खड़े, एन की वैल्यू 2 का मतलब क्या हुआ, आप दूसरे ऑर्बिट में मौजूद है, एन की वैल्यू 3 का मतलब क्या हुआ, आप तीसरे ऑर्बिट में मौजूद है। अब एनर्जी लेवल से क्या मुराद है, एनर्जी लेवल से मुराद है पहले ऑर्बिट की सबसे कम एनर्जी होगी, यानी एन की वैल्यू अगर 1 है तो उस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होगी। दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हो, सेकंड ऑर्बिट, एन की वैल्यू 2 हो गई, उस ऑर्बिट की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। एन इक्वल टू 3, यानी तीसरी ऑर्बिट की बात कर रहे हो, उस तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। एन इक्वल टू 4, चौथे ऑर्बिट की बात कर रहे हो, उसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा होगी। ये है एनर्जी लेवल का मतलब, समझ आ गई। एन इक्वल टू है, अभी बता रहा हूँ पढ़ना चाह इसको। एन इक्वल टू 1 2 3 होते हुए क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर का मतलब ये होता है, इनको एनर्जी की ये भी आगे आ गया टॉपिक, यहाँ पर आ गया इस पॉइंट में। क्वांटम नंबर वो होगी, क्वांटम कहते हैं एनर्जी के पैकेट्स को, यानी एनर्जी के बोला है फर्स्ट लेवल में कितनी एनर्जी, तो एनर्जी के पैकेट्स होंगे, कितने एनर्जी के पैकेट मौजूद हैं। नहीं, एनर्जी के पैकेट बन नहीं है, टोटल एनर्जी की, एन की वैल्यू 1 का मतलब है सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिट, एन की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिट। सारे एनर्जी पैकेट को मिला के एक को बनेगा। तो एक 1 2 3 जो है ना, एन की वैल्यू 1 2 3 वो ऑर्बिट को शो कर रहा है। एन की वैल्यू 3 का मतलब क्या हुआ, तीसरा ऑर्बिट की बात कर रहे हो। एन की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हो। लेकिन एन की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, पहले ऑर्बिट की। अब एनर्जी की बात करो, पहले ऑर्बिट की बात करो, अब पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है, तो वो क्वांटम की शक्ल में होगी। वो भी आगे आगे क्वांटम होता क्या है बताता हूँ। वैल्यू 3 बोल है तो वो भी ऑर्बिट नंबर 3 होगा, अगर एम बोल है वो भी ऑर्बिट नंबर 3 होगा। क्या चीज़, अगर एन की वैल्यू 3 बोल, एन की वैल्यू 3 बोल है, इसका मतलब तीसरे ऑर्बिट की बात हो रही है। और अगर एम बोल है वो भी तीसरा ऑर्बिट। नहीं, वो उसका नाम है ना भाई, एक आदमी है उसका नाम है आसिफ, वो नाम है, उस आदमी आसिफ है, उसको एनर्जी कितनी अलग है ना, उस आदमी की एनर्जी, आसिफ एक आदमी आसिफ है, एक आदमी अहमद है, आसिफ की एनर्जी ज़्यादा है लेकिन उसका नाम आसिफ है, और अहमद की एनर्जी कम है, उसका नाम अहमद है। नाम अलग चीज़ है, एनर्जी अलग चीज़ है ना, नाम अलग चीज़ है तो एनर्जी अलग चीज़ होती है ना, बड़ी बात है। एनर्जी का मतलब समझ लो, ताकत समझ लो। एक हाथी है और एक बिल्ली है, हाथी में ज़्यादा एनर्जी होगी, बिल्ली में ज़्यादा एनर्जी होगी, हाथी में ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है ना, लेकिन उसका नाम हाथी है, उसका नाम बिल्ली है। तो नाम अलग चीज़ होता है, एनर्जी अलग चीज़ होती है। KLMN वो तो नाम है, ऑर्बिट का नाम है, K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, और N की वैल्यू 1 2 3 मतलब कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हो, N की वैल्यू 1 मतलब पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हो। और पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी वो भी आगे आगे अगले पॉइंट में, एनर्जी कितनी होगी पहले ऑर्बिट में, दूसरे एनर्जी कितनी होगी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट कंटिन्यूसली बट दे आर नॉट इमिडिएट, कौन सी इंग्लिश लिखी जाएगी, दे नॉट इमिट और ऑब्जर्व एनर्जी। अच्छा, दूसरा चौथा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताया, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में, चुप रहा, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो ना तो वो एनर्जी इमिट कर रहा होता है ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन जब किसी एक ऑर्बिट में होता है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मौजूद है। अब पहले ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो जब तक पहले ऑर्बिट में रहेगा ना, ना तो एनर्जी लूज़ कर रहा होगा वो, ना ही एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन अभी दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा है तो दूसरे ऑर्बिट में घूमता ही रहेगा, ना वो एनर्जी लूज़ कर रहा होगा ना वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रहा होगा। एनर्जी उसकी अपनी एनर्जी से घूम रहा है, नहीं तो खत्म नहीं होगी, वो अपनी एनर्जी से घूम रहा है। अब उस जिस एनर्जी में घूम रहा है वो उस एनर्जी की वजह से वो ना तो एनर्जी इमिट ही नहीं कर रहा, एनर्जी इमिट करेगा तो कमज़ोर पड़ेगा ना, वो गिरेगा। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो एनर्जी इमिट ही नहीं कर रहा, एनर्जी निकाल ही नहीं रहा। एनर्जी निकालेगा तो वो कमज़ोर पड़ेगा, वो गिरेगा ना, वो एनर्जी निकालता ही नहीं है, वो अपनी उसी एनर्जी से घूमता रहेगा। जैसे एक लकड़ी है, अब उसमें ज़्यादातर चीज़ें ये होती है, जैसे एक लकड़ी है जब वो एक टाइम पीरियड के लिए रहती है फिर उसके बाद वो झड़ना शुरू हो जाती है, तो उसका मतलब है वो भी तो किसी जाहिर सी बात है एटम से एक मैटर, वो भी एक मतलब वो एटम से मिलके ही बनी होगी ना,
जो अब उसके अंदर जब वो झड़ेगी तो ऐसी बात है उसके अंदर एटम या कुछ ऐसा है जो वो ख़त्म होगा तभी वो ऐसी बातें झड़ेगी, वो एक तरह स्टेबल हालत में नहीं रहेगी ना। तो उसके पोस्टुलेट में भी ये बता रहे हैं कि जो एक एटम है, एटम की एनर्जी लूज़ नहीं होगी, एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज़ नहीं होगी। जब उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब लूज़ नहीं होगी तो फिर वो झड़ेगी कैसे? लकड़ी का झड़ना वो बायो में आता है, ठीक है, लकड़ी है। अब अच्छा चलो मैं केमिस्ट्री के अंदर ले लेता हूँ, केमिस्ट्री में भी आता है। लकड़ी झड़ी उस पर कौन कौन से असरात हो रहे हैं? मौसम का असर होगा, लकड़ी किस जगह पड़ी हुई है, किसी नमी पर पड़ी हुई है, वहाँ पड़ा हुआ। लोहा रखा होता है, एक लोहे के पीस को आप एक सूखी जगह पर रख दो, लोहे के एक और पीस को एक बिल्कुल गीली जगह पर रख दो, कौन पहले जंग लगेगा? गीली जगह पर लगेगा, क्यों? उस पर हवा के एटमॉस्फेयर के असरात पड़ रहे हैं ना। तो लकड़ी जिस जगह पड़ी हुई है उस पर झड़ने की वजूहत क्या? उस पर मौसम के असरात पड़ रहे हैं, उस असरात की वजह से वो झड़ रही है। अगर वो असरात हटा दो तो लकड़ी वैसे ही समझ नहीं पाती। अगर उसे कमरे में रखेंगे, कमरे में भी तो उसके है ना एटमॉस्फेयर तो है ना, एटमॉस्फेयर कहाँ से गायब करोगे? एटमॉस्फेयर थोड़ी गायब कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर का मतलब हवा, इतनी भी गैसें आपको असरअंदाज हो रही हैं और फिर रिएक्शन क्या हो रहा है? अब लोहा है, लोहे पे जंग क्यों लगता है? हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब मिलता है उसके, अच्छा हवा में ऑक्सीजन है और लोहे नमी में रखा हुआ है, हवा में नमी भी है। आयरन नमी के साथ मिलकर, वाटर के साथ मिलकर नया कंपाउंड बना देता है जिसे जंग कहते हैं। जिंक बन जाता है, जंग प्रोड्यूस होता है, यानी जंग प्रोड्यूस हो जाता है। जंग का अपना फार्मूला मुझे याद नहीं आ रहा। आयरन लोहा जो है वो नमी से पानी के साथ मिलेगा तो एक नया कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। वो कंपाउंड जो है जिसको हम कहते हैं जंग लग गया, वो जंग होता है। वो कंपाउंड, वो भी कंपाउंड ही है, जंग क्या वो भी कंपाउंड है। रस्ट कहते हैं, रस्ट, ठीक है, रस्ट लगेगा, रस्ट क्या वो भी कंपाउंड है। क्यों वो कंपाउंड रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आयरन हवा में पड़ा हुआ था, हवा में नमी थी, नमी से उसमें रिएक्शन हुआ, वो जंग लग गया उसके, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट एटमॉस्फेयर की वजह से। किस चीज़ की बात कर रही है? हाँ, लकड़ी में एटमॉस्फेयर का असर हुआ, एटमॉस्फेयर का असर हुआ तो वो झड़ गया, खत्म हो गया। अच्छा, अब 14 पॉइंट क्या उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो जब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, याद रखना, इलेक्ट्रॉन जब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा तो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, ना एनर्जी गेन करेगा। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा मतलब किसी एक ऑर्बिट में होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता रहेगा, सेकंड ऑर्बिट में होगा तो सेकंड ऑर्बिट में घूमता रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में होगा थर्ड ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अपनी एनर्जी ना लूज करेगा ना गेन करेगा। वो तो हमेशा ऑर्बिट में ही होता है। नहीं ना, अभी आएगा पॉइंट पता चलेगा ना, ये तो तुम्हें अभी पता नहीं है ना, जब आगे पॉइंट देखो तो। यहाँ से बात समझ आ गई। 5वां पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इट अब्जॉर्ब एनर्जी। आप समझ में बात आई? जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करेगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मौजूद है ना तो एनर्जी ना अब्जॉर्ब करेगा ना इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में मौजूद है, अब सेकंड ऑर्बिट में वो ना जंप कर रहा है ना नीचे जा रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो ना वो एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। लेकिन फर्स्ट को सेकंड ऑर्बिट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में जाता है तो वो क्या करेगा? वो क्या कर रहा है? जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी इट अब्जॉर्ब। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी दे, अब लोअर एनर्जी कौन सी होती है? सबसे पहले ऑर्बिट की एनर्जी जब तक कम होती है, उससे बाहर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, उससे बाहर वाले ऑर्बिट की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। जब और इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो जंप कर रहा है ना, नीचे तो ऊपर जंप करना या ऊपर से नीचे जंप करना, दोनों जंप कहलाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट पे जंप करता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है ना कि हर ऑर्बिट में उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। स्टेबल से क्या मतलब है? स्टेबल एक पहले वाले इलेक्ट्रॉन में टोटल 4 होते तो 4 वो जंप क्यों करेगा? उसको 4 तो वो स्टेबल ही है कि उसको 4 नहीं, जंप करता क्यों है? जब उसको हीट देते हैं, जब एनर्जी मिलती है। भाई लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा हमें ले लिया, ये लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा है हमें ले लिया। अब इससे सारे आइटम हैं आपस में मौजूद। इस लोहे का टुकड़ा आपने चूल्हे पर रख दिया, क्या एनर्जी दे रहे हो? अब चूल्हा के हीट एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिलेगी तो क्या हुआ? इसके इलेक्ट्रॉन, इसके एटमों को एनर्जी मिलेगी, एटमों को मिलेगी तो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब करेगा तो एक एटम की बात करो। अब इस लोहे के टुकड़े में एक एटम मैंने उठा लिया, इसका एक एटम, यहाँ पर जो एटम है सिर्फ इसकी बात, यहाँ पर जो एटम है सिर्फ उसकी बात करें। अच्छा,
देखो ये लोहे का टुकड़ा है, नीचे से इसको हीट मिल जाएगी। पहले ये वाला हिस्सा गर्म होगा या ये वाला हिस्सा गर्म होगा? ये वाला गर्म होगा ना पहले। अब नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला जो एटम, ये भी नीचे भी एटम है, ऊपर भी एटम है, सारे एटम में मिल गया बना। नीचे वाला जो एटम है उसको डायरेक्ट हीट मिल जाएगी, हीट एनर्जी मिल जाएगी। उसके एटम का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। ये गेम करेगा, ये गेम करेगा तो क्या बोलेगा वो? अगर सेकंड ऑर्बिट में मौजूद है ना वो, उसका इलेक्ट्रॉन वो जब करके थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में होगा फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा। इस एनर्जी गेन करके ऑर्बिट में ऑर्बिट निकल चला जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी जब मिलती है तो ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट से लोअर एनर्जी से हायर ऑर्बिट में जाता रहता है। ये हर इलेक्ट्रॉन के साथ होता है जो सारे एटम सारे इलेक्ट्रॉन का सही होता है। अगर एक ऑर्बिट में सारे निकलते हैं कि हाँ, अगर सारे निकलते नहीं है ना, सारे निकलते नहीं है। ज़्यादातर होता क्या है, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकल जाते हैं। स्टोर नहीं होता हैं? उसमें स्टोर नहीं होता। क्या स्टोर? मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन जब वो जंप करके उसमें जाएंगे लास्ट शेल पे, तो वो लास्ट शेल में स्टोर नहीं हो जाएगा। सबसे पहले होता क्या है, अब एक एटम है, बस उसमें 3 ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट। और जब उसको एनर्जी मिलती है ना, तो थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन उसको सबसे पहले एनर्जी मिलेगी, वो निकल जाएगा, निकल ऑर्बिट से निकले बाहर जाएगा। फिर सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा पहले, थर्ड ऑर्बिट फिर वो भी निकलना चाहेगा। फिर फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन वो सेकंड ऑर्बिट में पहले आएगा, सेकंड ऑर्बिट जब वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा, फिर जाके बाहर निकलेगा। इस तरह का प्रोसेस चलता है। वो निकलती रहेगी तो क्या हो जाएंगे? वो निकलती रहेंगे सारे इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट। हाँ, नहीं निकलते ना, सारे निकलते नहीं है, वो लंबा प्रोसेस होता है, नहीं निकलते। तो मतलब 5वां पॉइंट क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। 6वां पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट इमिट्स एनर्जी। अब क्या बोला है इसमें, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट यानी थर्ड ऑर्बिट से जंप कर रहा है लोअर एनर्जी ऑर्बिट यानी सेकंड ऑर्बिट में या फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, वो एनर्जी निकालेगा, एनर्जी इमिट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है तो एनर्जी नहीं निकालता, अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में सेकंड में घूमता रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट में घूमता रहेगा। लेकिन जब वो जंप करेगा ना लोअर ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है। द इमिशन और एब्जॉर्प्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम। आप देखो क्वांटम हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, लोअर ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है या हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा या तो इमिट कर रहा होगा। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है या एनर्जी जो इमिट कर रहा होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ये। और जिसे हम कहते हैं, तो किस शक्ल में